Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक से। और चैप्टर 2 में मैंने आपको जो चैप्टर का नाम बताया था वह था वैद्युत विभव तथा संधारित्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हम ये चैप्टर देख रहे थे और मैंने वहां पे पार्ट 1 आपको बता दिया था। भाग 1 हम लोगों ने देख लिया था और आज जो हम देखने वाले हैं वह है भाग 2, है ना। और इसके पहले आप लोगों ने देखा था एक वीडियो जो गया हुआ था। उस वीडियो में पढ़ाया नहीं गया था आपको, बल्कि एक सेलिब्रेशन टाइप का था, मतलब उसमें एक जश्न मनाता हुआ वीडियो आपको कह सकते हैं उसको। उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, टॉप किया था। एक बच्ची थी जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया था और डिस्ट्रिक्ट में उसका अच्छा खासा रैंक आया था। और एक लड़का था जो कॉलेज टॉप किया था। तो इस तरह से आप लोगों ने वहां पे उसमें वीडियो में देखा होगा कि कौन कौन से बच्चों ने कितना कितना परसेंटेज पाया, और परसेंटेज पाते हुए और मेहनत किए और परसेंटेज पाए। हमको भी बहुत खुशी हुआ कि बच्चे मेहनत किए और आप लोग भी मेहनत किए। तो आप जैसे वो लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आप भी मेहनत करिए, और मेहनत करके आप लोग भी क्या करिए, अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाइए। और आने वाले टाइम में आपको कोई भी अगर आप लक्ष्य देखते हैं, टारगेट देखते हैं, कोई भी आपका टारगेट है तो उस टारगेट को आप क्या कर सके, अचीव कर सके। तो आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार चैप्टर है जो चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट किया है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं और हम देखने वाले हैं पार्ट 2। और बहुत बढ़िया टॉपिक यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज जो आपका पहला टॉपिक होगा वह होगा एनर्जी के बारे में। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखने वाले हैं कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट रख दिया जाए, कोई बिंदु ले लिया जाए, और उस बिंदु पर हमें क्या देखना हो, विभव देखना हो। किसी अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है और उस अच्छी स्थिति में कोई पॉइंट लिया गया है और वहां पे क्या निकाला गया है, कोई विभव निकाला जाए, वैद्युत विभव। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और वैद्युत विभव से रिलेटेड भी हम लोग विभव का सूत्र देखेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, और निरक्षी स्थिति का भी फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या देखने वाले हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो सबसे पहले इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को जानना है तो इससे पहले आप ये जानिए कि ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो हमें आशा है बहुत ज्यादा बच्चों को आप पता होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि ऊर्जा क्या होता है। ज्यादातर लोगों को, एक आध दो लोग ऐसे होंगे जिनको शायद न पता हो, लेकिन सबको पता होगा एनर्जी होता क्या है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एनर्जी का जिक्र करना चाहूंगा। एनर्जी होता क्या है, एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या है। तो जो कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी वस्तु में, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। मतलब ये वर्क की जो कैपेसिटी होती है ना, वर्क की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो यहां भी कुछ इसी तरह का हम देखने वाले हैं, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है तो हमें यहां भी क्या करना पड़ेगा, वर्क का बात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य का बात तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्य है तो ऊर्जा है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर दो आवेश है, मान लीजिए, या दो से अधिक आवेश है, ध्यान दीजिएगा, दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हो या दो से अधिक बिंदु आवेश हो, और अगर उन दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को कहां से लाया जाए, अनंत से लाया जाए। कहां से लाया जाए, अनंत से लाया जाए, इनफाइनाइट से लाया जाए। और लाने के बाद उनको किसी एक जगह पे रख के एक सिस्टम तैयार किया जाए, एक निकाय बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक आवेशों को, बिंदु आवेशों को अनंत से ले आकर और अनंत से लाकर एक सिस्टम बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उन आवेशों को अनंत से ले आने में और उस समूह को ले आकर बनाने में, उन आवेशों को ले आकर उस निकाय को, उस सिस्टम को बनाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही उस निकाय का या सिस्टम का क्या कहलाएगा,
एनर्जी कहलाएगा। और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि यहां पे क्या किया गया है, बिंदु आवेश को लाया गया है। किसको लाया गया है? बिंदु आवेशों को लाया गया है। और जब बिंदु आवेशों को अनंत से ले आएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार और समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से ले आकर एक सिस्टम तैयार करने में, एक निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस सिस्टम का या उस निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर एक निकाय बनाने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल यू से। बताइए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पे आ गया ऊर्जा वो समझ लेना उसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कार्य का मात्रक भी तो जूल ही होता है, ऊर्जा का मात्रक भी तो जूल ही होता है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी मात्रक भी जूल होगा। ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो एनर्जी है, लास्ट में एनर्जी है कि नहीं ये लिखा हुआ। तो अगर एनर्जी है तो एनर्जी को हमेशा जूल में ही मापते हैं, उसका मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रूफ करने वाले हैं व्यंजक की स्थापना। क्या करेंगे? जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय का आता है उसका सूत्र क्या होना चाहिए, वो फार्मूला उसका क्या होना चाहिए, तो उसका फार्मूला हम देखना चाहते हैं। तो प्रूफ करेंगे उस फार्मूले को। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 आवेश लेना पड़ेगा। कितना? अगर आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला प्रूफ करना है, निकालना है, सूत्र को देखना है, तो इसके लिए कम से कम आपको 2 आवेश, क्योंकि बोला ही गया है कि 2 या 2 से अधिक आवेशों से अगर कोई समूह बना रहे हो तो जो एनर्जी खर्च होगी उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कम से कम मुझे 2 आवेश तो लेना ही पड़ेगा इसको समझाने के लिए। तो चलिए मैं 2 आवेश लेता हूं। मैंने एक आवेश का नाम रख दिया Q1 और एक का नाम रख दिया Q2। तो माना Q1 व Q2 परिमाण के 2 बिंदु आवेश किसी माध्यम निर्वात अथवा वाय, देखिए ये क्या है? निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पे? दोनों आवेशों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया है? r दूरी पर रखा गया है। इस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए Q2 को अनंत से, इसको ध्यान देना है आपको, Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना होगा। मैंने बोला था ना, जब भी मैं एनर्जी निकालने की बात करूंगा तो पहले मुझे कार्य की बात करना पड़ेगा, पहले मुझे कार्य निकालना ही पड़ेगा। ठीक है? तो प्रूफ करते समय ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहा हूं तो मुझे सबसे पहले कार्य की जरूरत पड़ेगी। तो कार्य की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो यहां पे क्या करेंगे आप? यहां पे बोला गया है कि हम क्या करने वाले हैं? 2 आवेश लेने वाले हैं Q1 और Q2, और Q2 को क्या मान लेंगे कि मान लेंगे आप कि Q2 कहां से लाया जा रहा है? अनंत से। कहां पे लाया गया? बिंदु B पर। देखिए फिगर देखिए, इसमें 2 आवेश हैं Q1 Q2। A पॉइंट पे Q1 रखा गया है और B पॉइंट पे Q2 रखा गया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वह कितनी है? स्मॉल r है। और यहाँ पे जो Q2 आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए कहां से लाया गया है? अनंत से लाया गया है। कहां पर? बिंदु B पर लाके रखा गया है। Q2 को अनंत से बिंदु B पे लाया गया है। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं? Q2 की। ये तो है तो है, इससे r दूरी पे बाद में आया है ना, लेकिन पहले ये कहां था? मान लीजिए Q2 अनंत पे था और इसको मैं कहां से लाया? अनंत से बिंदु B पर लाया हूं। अगर मैं बिंदु B पर इसको लाया हूं Q2 को, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अनंत से बिंदु B पर लाऊंगा Q2 आवेश को, तो उसको ले आने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मुझे कार्य निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ ला के रख रहा हूं तो ये जो Q1 है, Q1 के क्षेत्र में आ गया ना, Q1 के वैद्युत क्षेत्र में आ गया, तो Q1 के वैद्युत क्षेत्र के कारण कुछ ना कुछ इस Q2 पर क्या होगा? कार्य होगा अनंत से। इसको अगर हम ले आ रहे हैं तो अगर कार्य होगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और आप इसको कहां से ला रहे हैं? अनंत पे ला रहे हैं। तो अगर अनंत पे ले आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो वही यहाँ बोला गया है आवेश Q1 के कारण। मैं यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कार्य कौन किया है? यहाँ पे माना जा रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो कार्य किया है, इसीलिए बोला गया आवेश Q1 के कारण। किसके कारण? Q1 के कारण, मेरे कारण नहीं। समझ में आ रहा है?
तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, मतलब अगर अनंत से यहाँ पे आया है ये, तो इस किसके वजह से आया है, इस Q1 ने इसको ले आया है। किसने लाया, Q1 के वैद्युत क्षेत्र की वजह से ये बिंदु B पर आया है। तो यही बोला गया है, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। विभव का सूत्र तो जानते ही हैं आप, V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। मैंने यही बताया था ना कि अगर आप कोई परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो उसमें जब भी फार्मूला इसका ड्राइव कराए थे तो बताया था मैं कि जो परीक्षण आवेश हम ले आते हैं वह आवेश उसमें नहीं होता है विद्युत विभव के सूत्र में। कौन होता है, इस वाले फार्मूले में वो कैंसिल हो जाता है। कौन होता है, जिसके वजह से उस बिंदु पर विभव कार्य किया है वह वाला आवेश लेते हैं, जिसके क्षेत्र के वजह से काम किया है। तो ये वाला हम यहाँ आवेश लेते हैं, तो होगा 1/4πε0 Q1/R। मैं जिसको अनंत से लाया वो आवेश यहाँ पे नहीं लेते, वो कैंसिल हो जाता है। प्रूफ करते समय मैं दिखाया था आपको Q0 लेके, है ना। और ये नहीं यूज होता है फार्मूले, बल्कि कौन होता है, ये वैद्युत क्षेत्र जो बनाया हुआ था जिस आवेश ने, उस आवेश का यहाँ पे यूज करते हैं। तो हो जाएगा Q/R। ये फार्मूला आपका हो गया, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए इसको। अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया, Q1 के कारण तो इस पे कार्य करेगा ही करेगा, जब इस पे ले आओगे तो इस पे, जब इसको ले आए हो तो करेगा ही करेगा। और Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, अगर मान लीजिए अनंत से इसको लाया गया है तो एक साधारण तरीके से भी तो फार्मूला को बताया गया है। साधारण तरीके से बताया गया V बराबर W/Q0, वहां से W निकाल सकते हो। तो आप ये भी तो लिख सकते हो, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य का फार्मूला हो जाएगा आपका, पहले तो विभव का निकालिए, पता है आपको फार्मूले से, V बराबर W/Q0 होता है। लेकिन यहाँ पे किसको ले आए हो, Q2 को ले आए हो ना। तो मैंने आपको बताया था कि जिसको ले आते हैं विभव निकालते समय, जब हम विभव का डिफरेंशियल बताए थे, मैंने बताया था कि जिस आवेश को हम ले आते हैं बिंदु पर, उस आवेश को हम क्या करते हैं, बटे में रखते हैं और कार्य को ऊपर रखते हैं। तो वहां से V बराबर W/Q0 बताया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या W/Q0 नहीं है, यहाँ पे मैं Q0 नहीं ले आ रहा हूं अनंत से, Q2 ला रहा हूं। तो V बराबर क्या बनेगा, W/Q2। ये भी एक बन सकता है फॉर्मूला। अरे ये तो है, ये है जो प्रूफ से निकाला गया, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये भी तो होता है। तो यहां से हो जाएगा W, देखिए इसको ट्रांसफर करेंगे आप यहाँ पे, तो ये इसके साथ आएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ2 हो जाएगा। ये कार्य हो गया। और V का मान आप इक्वेशन 1 से उठा के यहाँ पे रख लीजिए, समीकरण 1 से। तो जब V का मान रखेंगे तो Q2 तो पहले से है, और 1/4πε0 और ये Q1R, तो Q1 भी आके इसके आगे लग जाएगा Q2 के साथ, और 1/4πε0 हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये आपका इक्वेशन 1 से V का वैल्यू रख के आ गया कार्य का मान। और मैंने बताया था कि जब तक कार्य नहीं निकालेंगे तब तक हम विभव नहीं निकाल पाएंगे। अगर पोटेंशियल आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य निकल चुका है, अब विभव आराम से निकल जाएगा। अतः निकाय की क्या है, विभव नहीं निकालना है, यहाँ पे एनर्जी निकालना है। तो देखिए अगर विभव निकालना होता है ना, तो भी मैंने वहां पे क्या बताया था आपको, पहले विभव निकालना हो तब भी कार्य निकालना पड़ता है। डिफिनेशन बताया गया था वहां पे, कार्य की जरूरत पड़ती है, और अगर आपको एनर्जी निकालना है तो भी कार्य की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी निकालना है यहाँ पे, तो अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, किया गया कार्य। मतलब जो आप कार्य करते हैं वही उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। जितना आप कार्य आवेशों को ले आने में करेंगे वही कार्य उनके अंदर एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा, उस निकाय को बनाने में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है किया गया कार्य, जितना कार्य उस पर किया जाता है। तो यहां से इसको यूज नोट करेंगे, और ये तो W होता है किया गया कार्य, और W का मान हम यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। तो U का फॉर्मूला आपका यहां से आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको जो टोटल कार्य करना पड़ा ना, वह कार्य ही क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो जो W का सूत्र है वही क्या है, U का भी सूत्र हो गया। तो यहां से आप समझ गए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे देखने वाले हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण। तो हमने अब स्टार्ट किया है क्या, वैद्युत द्विध्रुव, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था ना आपको पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अब मैं देखने वाला हूं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसके पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने निरक्षी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी चैप्टर 1 में।
अब मैं चैप्टर 2 में जो आपको बताने वाला हूं वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बताने वाला हूं, है ना। फिगर दोनों का लगभग एक ही जैसा होगा, फिगर दोनों का लगभग एक ही जैसा होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले केस फर्स्ट हम देखेंगे, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। मतलब मैं वैद्युत द्विध्रुव को ले रहा हूं और वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब इसके अक्ष के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक माइनस क्यू और प्लस क्यू निकाल से बना हुआ है, और इसके अच्छी स्थिति में हम क्या लेने वाले हैं, अच्छी स्थिति में इसी के अक्ष के समांतर, इसी के अक्ष के समांतर, इसी के अक्ष में हम क्या लेने वाले हैं, एक बिंदु P लेने वाले हैं, और उसको हम बोलेंगे अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो इस P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। मतलब अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हमें इसी बिंदु P पे निकालना है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ये आपको पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव मैंने इसके पहले ही बताया था आपको। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह दो आवेशों से मिलकर बना होता है, और वो दोनों आवेश जो होते हैं एक दूसरे से एक अल्प दूरी पे होते हैं, और दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं लेकिन आवेश में विपरीत होते हैं। अगर एक धनावेश है तो क्या होगा, ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ऋणावेश लिया और एक धनावेश, और ये वैद्युत द्विध्रुव तैयार हो गया। और इसके अच्छी स्थिति मैंने एक बिंदु लिया है P, और इसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, 2L लंबाई का है, तथा यह माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव के वजह से इस P पर हमें क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण पहले हम क्या निकालेंगे, पहले इस प्लस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद हम किस पे निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण इसमें विभव निकालेंगे, क्योंकि दो ही आवेश है, दोनों आवेशों की वजह से बिंदु P पर विभव निकाल देंगे। तो टोटल जो ये बना हुआ सिस्टम है, निकाय है वैद्युत द्विध्रुव, आखिर वो किससे बना, इन्हीं दोनों से। तो दोनों के लिए विभव बारी बारी से P पर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इन दोनों को हम क्या कर देंगे, परिणामी निकाल देंगे। दोनों की वजह से टोटल कितना होगा विभव वो निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा, इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से क्या होगा, विभव कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो मैंने इसको मान लिया V1। प्लस क्यू के कारण जो विभव बिंदु P पे है वो क्या है, मान लीजिए V1 मैंने लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 K इंटू क्यू बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने R माइनस L लिखा है। क्या लिखा है, R माइनस L। क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस लिया और 2L माना है अल्प दूरी, और मैंने इसका मध्य बिंदु O लिया है, और O से लेके P तक की जो दूरी है वो मैंने स्मॉल r माना है। तो अगर यहाँ पे R माइनस L आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है, क्योंकि प्लस Q से लेके जब P तक की जब आप डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो ये जो आपको डिस्टेंस आएगा BP, जो BP दूरी आएगी, ये हो जाएगा आपका R माइनस L। क्या हो जाएगा, R माइनस L। देखो क्यों, क्योंकि ये L है और यहां से यहां तक कितना है, R है, क्योंकि L L मिलकर 2L, तो ये L है और ये पूरा R है, तो हमें इतना ही निकालना है। तो इस L को क्या करना पड़ेगा, R में से घटाना पड़ेगा यहां से लेके यहाँ तक। तो इसीलिए क्या लिखा गया, R माइनस L। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वेशन बना लूंगा इसको। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर भी हो, फॉर्मूला तो वही होगा, V2 बराबर 1/4πε0 K इंटू क्यू बाई आर, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस क्यू, क्योंकि मैंने माइनस क्यू की वजह से निकाला है, और बीच की डिस्टेंस यहाँ पे बदल रही है। यहाँ पे R माइनस L लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, R प्लस L हो गया। क्यों R प्लस L हो गया, क्योंकि इसके वजह से जब आप निकालेंगे इस बिंदु P पर, तो उस कंडीशन में आप देखिए डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक तो R है, ये है, और यहां से यहां तक भी कितना होगा, L। क्यों L होगा, क्योंकि पूरा 2L है, तो ये L और ये L, तो ये L हो गया और ये पूरा R हो गया। यहां से यहां तक टोटल क्या हो गया, R प्लस L। इक्वेशन 2 हो जाएगा। डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, R प्लस L लेंगे। ठीक है। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव क्या निकालेंगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। तो इस बिंदु P पर अगर आप क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत विभव, तो दो विद्युत विभव काम करेगा, एक प्लस क्यू के वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। तो दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव क्या निकालेंगे, अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। कुल वैद्युत विभव कितना होगा बताइए, मैंने उसको V मान लिया। कुल वैद्युत विभव P पे जो काम करेगा पूरे द्विध्रुव की वजह से, वह होगा V बराबर V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि एक विभव जो है एक अदिश राशि है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा V बराबर V1 का मान इक्वेशन 1 से लिख लीजिए, ये हो गया। V2 का मान क्या लिखिए, इक्वेशन 2 से लिख लीजिए, ये हो गया।
देखिए यहाँ पे माइनस क्यू था, इसीलिए यहाँ पे जोड़े थे तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ का जो माइनस था मैंने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्यू कॉमन हो गया और 4πε0 यहाँ भी है, 4πε0 यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन हो गए। तो बचा क्या, 1/r माइनस एल बचा ये वाला, और ये 1/r प्लस एल बचा माइनस, कोष्टक में लगा लीजिए इसको। v इक्वल टू आपका हो जाएगा q बाई 4πε0 के, और यहाँ पे कोष्टक में इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल एक कोष्टक में, r प्लस एल एक कोष्टक में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल, और ये हो जाएगा आपका माइनस r, और ये माइनस में मिलकर ये हो जाएगा प्लस एल, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा ये माइनस r जो है, ये माइनस r और माइनस r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यल यल मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे यल और यल मिलके जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2l। तो ये आपका यहां से निकल जाएगा v इक्वल टू 1 q अपान 4πε0 k इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया v बराबर इतना, क्यों, यल एल मिलके क्या हो गया 2l। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 के इंटू क्यू इंटू 2l कर लीजिए, क्यू और 2l एक साथ कर लीजिए, और ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो q इंटू 2l को हम लिख सकते हैं p, मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये, q इंटू 2l को लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू इंटू 2l हो जाएगा p अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको लिखते जाइए, अभी इसका हम इसके पहले जो किए थे वही यहाँ भी करने वाले हैं, r माइनस एल स्क्वायर, ये आपका इतना हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे जो है यल स्क्वायर का मान बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यल स्क्वायर का मान जो है वह r की अपेक्षा बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम यहाँ पे जो यल है उसे यल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है आपका v इक्वल टू 1/4πε0, यही था ना, यही ना है आपका। यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पे लिखेंगे यल का जो मान है वह बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा, मतलब ये कि मैं यल स्क्वायर को नगण्य मान सकता हूं, अर्थात r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है वह लगभग सर्वांगसम होगा किसके, r स्क्वायर के, क्योंकि एल स्क्वायर का मान लगभग क्या मान लेंगे 0, तो सिर्फ बचेगा r स्क्वायर, मतलब हम इस पूरे के जगह पे r स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू p अपान r स्क्वायर, p अपन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे फार्मूला प्रूफ कर लिया। अगर वही निर्वात या वायु ले लेंगे तो के का मान क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो एक बार और समझ लेते हैं, v बराबर ये आपका क्या हो गया, वहां r कट गया था, 2l हो गया अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। v इक्वल टू यहाँ पे देखिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 के, क्योंकि q को मैंने 12 के साथ ले लिया इसलिए 1 यहाँ पे कर दिया है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे q इंटू 2l को आप लिख सकते हैं क्या, इसका फार्मूला होता है ना q इंटू 2l, किसके बराबर होता है, p के बराबर, तो इसके जगह p लिख सकते हैं स्मॉल p, और बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको इसके पहले मैंने प्रूफ किया था निरक्षी और अच्छी स्थिति, जब मैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र बता रहा था, क्षेत्र वाले फार्मूले में वैद्युत द्विध्रुव के लिए, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे यल का मान बहुत छोटा होता है, कि यल बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा, तो यल को हम नगण्य मान सकते हैं, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये किसके बराबर लिख देंगे, r स्क्वायर के बराबर, मतलब ये 0 हो जाएगा, सिर्फ r स्क्वायर ही बचेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 0 नहीं होगा, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि वो ना के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये यहाँ पे देखिए नीचे क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर वाला बचेगा, एल स्क्वायर खत्म हो गया क्योंकि पूरा r स्क्वायर हो गया, तो p बाई r स्क्वायर, यही आपका क्या है, फार्मूला है। अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी पॉइंट P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू p बाई r स्क्वायर। तो हमें आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये सारे टॉपिक जो भी मैंने बताया आपको, आज मैंने क्या क्या बताया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मैंने आपको क्या किया, सूत्र यहाँ पे प्रूफ किया, और उसके बाद मैंने क्या बता दिया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
विभव का निर्धारण किया, जिसमें से मैंने केस फर्स्ट बता दिया। और जो केस सेकंड बच रहा है, एक और इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का, किसकी स्थिति में, अनुदैर्ध्य, ये आपका क्या था, ये जो था आपका अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी स्थिति भी लिख देता है कभी कभी, और कभी कभी क्या लिखता है, अनुदैर्ध्य, तो डिस्टर्ब मत होइएगा। अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य दोनों बात एक ही है, क्योंकि एनसीईआरटी वाली बुक में अनुदैर्ध्य लिखा हुआ है, तो अनुदैर्ध्य मतलब अच्छी होता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। और आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी चीज आपको बताया गया है, ये सारा चीज आप ध्यान से देखिए, इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए, और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। और इसके पहले जो भी वीडियोस बनाए गए हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, आपने बहुत ध्यान दिया इस पे, अच्छी बात है, आप ध्यान दे रहे हैं। कमेंट भी बहुत सारे लोग करने लगे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं लोग, तो आप लोग कमेंट करते रहिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसका केस सेकंड जो होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, अगले मॉर्निंग में देखेंगे। धन्यवाद।